हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव परीक्षा, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को मैंने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की पुस्तक से लिया है। अभी तक हमने इस सीरीज़ में पॉलिटी के क्वेश्चंस को, आधुनिक भारत के प्रश्नों को, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और अभी हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये साइंस का आपका 5th लेक्चर है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। क्लास अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का हम 106 क्वेश्चन देखते हैं साइंस में। ठीक है, क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? कौन सा आपका प्राथमिक रंग नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था रेड, ब्लू, ग्रीन जो है ये आपके प्राइमरी कलर है, लेकिन येलो जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइट आपकी प्रिज्म से पास हो रही है और ये 7 कलर्स में आपकी स्प्लिट हो जाती है, जिन 7 कलर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं विबग्योर। ठीक है, यहाँ पर ये वॉलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया और आर से रेड हो गया। तो विबग्योर याद रखिएगा, जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से आपकी पास होती है तो ये 7 कलर्स में आपकी स्प्लिट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही पूछा गया प्रश्न है 107 में। क्या बोला गया है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम विक्षेपण कहते हैं, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। सी जो है वो आपका सही उत्तर है और इलाहाबाद सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लीस्ट? ठीक है, किस कलर के लाइट में हमको सबसे कम डेविएशन देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? रेड, ब्लू, वॉयलेट या फिर ग्रीन? तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसी फिगर को हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए सबसे कम डेविएशन आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएशन अगर आप देखेंगे तो वॉयलेट कलर में है। तो याद रखिएगा सबसे कम डेविएशन किस कलर का देखने को मिलता है? रेड कलर का। और सबसे ज्यादा डेविएशन कहाँ पर देखने को मिलता है? वॉयलेट कलर का। ठीक है, जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो जो डेविएशन होता है वो कम होता जाता है। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की किरणें सबसे अधिक मुड़ती है? सेम वही प्रश्न है। अब वहां पर लीस्ट डेविएशन पूछा गया था तो आपने रेड बताया था और इस प्रश्न में पूछ लिया गया है सबसे ज्यादा कौन से कलर की रेज जो है वो आपकी मुड़ती है। ठीक है, मतलब आपकी क्या हो रही, बेंड हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा था सबसे ज्यादा बेंड किस रेज में देखने को मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बेंडिंग आपको वॉयलेट कलर में देखने को मिल रहा है और सबसे कम बेंडिंग किस कलर में देखने को मिल रहा है? रेड कलर में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे वॉयलेट कलर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 109 का बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो। जब हम रेनबो की बात करते हैं तो रेनबो में कितने रंग होते हैं, तो आप सभी को पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, द टर्मिनल कलर ऑफ रेनबो आर। हम जब रेनबो के टर्मिनल कलर की बात करते हैं या फिर हम प्रिज्म के टर्मिनल कलर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए दोनों में जो टर्मिनल कलर है वो एक रेड है एक वॉयलेट है। विबग्योर आपको याद रखना है। विबग्योर जब आपको याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर टर्मिनल कलर कौन कौन से हैं, वॉयलेट है और रेड है, तो बैगनी तथा लाल। ए सही उत्तर है। थोड़ा सा स्पीड आपको हो सकता है तेज लग रही हो, लेकिन ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किए हैं। एक बार और मैं प्रश्नों को आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि आगे हम नए प्रश्नों को डिस्कस करें। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लास कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम टॉपिक देखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को पढ़िएगा। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 एम्पियर दी गई है। एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में यही पूछा गया था कि एम्पियर किसकी यूनिट है, तो मैंने आपको बताया था कि करंट की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टर फॉर 20 मिनट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है और टाइम कितना दिया गया है, 20 मिनट्स दिया गया है, ठीक है। The amount of charge that flow through a resistor in 1 second. यहाँ पे जो important चीज़ है वो आप यहाँ पर देखिएगा। The amount of charge that flow through a resistor in 1 second. 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो हो रहा है थ्रू द रेजिस्टर, ये आपको बताना है। जो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का वो Q इज इक्वल टू IT होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT। यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम हो गया। अब करंट कितना है, 2 एम्पियर है और आपसे बोला गया 1 सेकेंड में कितना आपका चार्ज फ्लो करेगा, तो 2 × 1 आप करके सीधे बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्लास, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, करंट है। करंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं जो कि कितने इक्वल है, 2 एम्पियर के इक्वल है। और आपसे बोला गया कितने सेकंड के लिए बताना है, 1 सेकंड के लिए बताना है। टाइम T इक्वल्स टू 1 हो गया, तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT में 2 × 1 सेकंड आप करेंगे तो 2C आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 2 कूलॉम आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न हम देखें। सर्किट से रिलेटेड 113 क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, When the main switch of the house is put off, it disconnect the। जब घर का मुख्य स्विच बंद हो जाता है तो डैश कट जाता है। लाइव वायर ओनली, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, जब भी हम मेन स्विच को ऑफ करते हैं तो उस समय कौन कौन से आपके वायर कट जाते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। सी आपका यहाँ पर सही होगा। 113 का सी आपका सही है। जब घर का मुख्य स्विच बंद हो जाता है तो उस समय जीवित तार और उदासीन तार जो है वो आपके कट हो जाते हैं। अगला देखिए 114 क्वेश्चन को। अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट बर्न्स व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर, इट इज एडवाइज्ड टू यूज अ फ्यूज वायर ऑफ। यहाँ पर बोला गया है जो फ्यूज़ है वो बार बार उड़ जा रही है जब आप एक अच्छे हीटर का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। घर पे सुना होगा, अरे फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, क्यों उड़ गया, लोड ज़्यादा पड़ गया है। तो वही चीज़ दी गई है। जब अच्छे तापक के साथ एक फ्यूज़ तार बार बार जल जाती है, डैश फ्यूज़ तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। A fuse wire repeatedly gets burned when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of more length, less radius, less length या more radius। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H इक्वल्स टू I² RT होता है, ठीक है। और यहाँ पर 114 का जो आपका सही उत्तर होगा कि जब हम नहीं चाहते कि जो हमारा बार बार फ्यूज़ उड़ जा रहा है वो ना उड़े, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, रेडियस को बढ़ा दें।
किसको बढ़ा दे, रेडियस को बढ़ा दे। यहाँ पर आर जो है वो इंडिकेट कर रहा है रेडियस, तो मोर रेडियस के फ्यूज वायर को अगर आप यूज करेंगे तो बार बार फ्यूज नहीं उड़ेगा। डी आपका सही उत्तर है। देखिए मोर रेडियस मतलब ग्रेटर थिकनेस होगी उस वायर की। फ्यूज वायर क्यों बर्न हो जाता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो होता है H जो होता है वो इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इफ हीटर इज गुड बट द फ्यूज स्टिल बर्न रिपीटेडली, अ फ्यूज वायर विद अ लार्जर रेडियस, मतलब थिकर वायर की हमें जरूरत होगी, शुड बी यूज बिकॉज इट्स रेसिस्टेंस इज लोअर देन एंड इट कैन कैरी मोर करंट सेफली। क्यों, ऐसा क्यों? हम मोटे तार का प्रयोग क्यों करेंगे? हम मोटे तार का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और ये आराम से एक हैवी लोड को कैरी कर सकता है, हैवी करंट को कैरी कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से क्लास क्वेश्चन को समझिए कि एक फ्यूज़ है जो बार बार उड़ जा रहा है जब हम एक अच्छा हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब फ्यूज़ उड़ जा रहा है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जो फ्यूज़ वायर है उसको थोड़ा थिक फ्यूज़ वायर लें, ठीक है, जिसका रेडियस ज़्यादा हो ताकि रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजिली फ्लो होगी और फ्यूज़ उड़ेगा नहीं। ठीक है, हीटिंग कैपेसिटी मतलब हीट इफेक्ट कम होगा और फ्यूज़ उड़ेगा नहीं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। मैंने फिर बोला है कि यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। आरओ की परीक्षा में साइंस के क्वेश्चंस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट भी हो रहा, स्वाभाविक है वो चीज़ कि एक बार एक्सप्लेन करने में नहीं समझ में आ रहा हो। तो कोई भी अगर ऐसा प्रश्न होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग। चलिए यहाँ पर 115 क्वेश्चन को देखते हैं। 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पैरेलल पॉइंट, 2 पैरेलल पॉइंट्स के बीच में टू डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट, वो क्या होगा? करंट होगा, वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस होगा, या करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ से अगर आपका I करंट आ रहा है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, 2 उसमें स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ I/2 करंट जाएगा। ठीक है, समझिए। 2 पैरेलल डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पैरेलल पॉइंट A एंड B, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट इज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करंट सेम रहेगा, हाँ हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट जो है वो आपका वेरी करेगा, वो सिमिलर नहीं रहेगा दोनों पॉइंट्स में। जो वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा। 115 का बी आपका सही उत्तर है। When devices are connected in parallel, the potential difference, voltage जो होता है across the each branches remain same while the current may differ depending on the resistance। ये ध्यान रखें, जब कोई भी डिवाइसेस हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका सेम होता है, बट जो करंट है वो वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 116 क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। According to the International Convention of Color Coding, the wire used in supply of electricity have insulation cover as। बताइए, जब आप देखते होगे कोई भी स्विच आप देखते होगे, लगाते होगे, तो उसमें आपको दिखता होगा ग्रीन कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर और रेड कलर का वायर। तो ये जो वायर का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये पूछा गया है। 116 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो रेड कलर का वायर होता है वो हमको बताता है ये लाइव वायर है। ठीक है, फिर जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो बताता है ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का है वो अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, कभी भी देखना तो समझ में आ जाएगा। रेड कलर का मतलब ये लाइव है। ठीक है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और अर्थिंग जिससे होती है वो ग्रीन कलर का होता है। तो 116 का ए आपका सही उत्तर है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मटेरियल विच अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। बताइए, वह पदार्थ जिससे बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह चालक कहलाता है, वह कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बताओ, अगर एक लकड़ी लोगे, और लकड़ी को स्विच में घुसाओगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर एक कील लोगे जो कि आयरन की बनी हुई है, उसको घुसाओगे इलेक्ट्रिक उसमें मतलब सॉकेट में, तो क्या करंट लगेगा? क्यों?
क्योंकि आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है। लेकिन जो लकड़ी है, वुड है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर है वो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया मटेरियल विच अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो 117 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 118 क्वेश्चन को। क्या दिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। किसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह नहीं करते हैं, ग्लास का, हार्ड रबर का, एबोनाइट का या फिर निकल का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब यहाँ पर क्या इंसुलेटर की बात हो रही है, विद्युत रोधन की बात यहाँ पर हो रही है, जिससे मतलब इंसुलेटर जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। तो ग्लास, रबर, इबोनाइट या फिर निकल। 118 का आपका सही उत्तर क्या है, निकल जो है उसका यूज हम लोग एज अ इंसुलेटर नहीं करते हैं। ग्लास डालोगे करंट नहीं लगेगा, ठीक है। रबड़ का यूज़ करते हो, देखो जो आपके इलेक्ट्रीशियंस आते हैं वो हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं रबड़ का, ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, या फिर चप्पल पहने रहते हैं, तो रबड़ का भी प्रयोग किया जाता है। एबोनाइट का भी प्रयोग किया जाता है एज अ इंसुलेटर, लेकिन निकल का प्रयोग एज अ इंसुलेटर नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं 119 क्वेश्चन, विच मेटल अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर जो है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन सब में बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका सिल्वर होगा, डी सही उत्तर है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम कंडक्टिविटी की देखें क्लास, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चांदी में दिखेगी, ठीक है, सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में। ये चीज़ क्लियर है, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। 120 क्वेश्चन है ये। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज। तो इंसुलेटर के रेजिस्टेंस की बात की गई है। देखो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर इज बैड कंडक्टर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है ही नहीं उसमें, समझ में आ रहा है। तो हाई होगा, लो होगा, जीरो होगा या इन्फिनेटली हाई होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो नहीं करता है, ये आप कह सकते हैं। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम फ्लो ऑफ करंट होगा, ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी। रेजिस्टेंस को कम कर दो, फ्लो ऑफ करंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इंसुलेटर की हम बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अगर कोई मेटालिक वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, थिकनेस पे, शेप पे या फिर नेचर ऑफ मटेरियल पे। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर 121 का आपका सही उत्तर क्या होगा कि मेटालिक वायर की बात यहाँ पर की गई है। मेटालिक वायर है तो मतलब वो आपका मेटल है, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अब ये कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो ऐसे तो देखिए तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो लेंथ आप लगाएंगे, उसके लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तार की विद्युत प्रतिरोधक उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है जो कि पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, जबकि विद्युत प्रतिरोधक चालक जो है वो उसकी लंबाई पर, ठीक है, एवं मोटाई के अनुपात पर डिपेंड करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द डोमेस्टिक पावर सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया। डोमेस्टिक पावर सप्लाई वोल्टेज भारत में कितनी है, 440, 110, 220 वोल्ट या फिर 290 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज की बात यहाँ पर की गई है। तो 122 का जो आपका सही उत्तर है वो है 220 वोल्ट, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, बताइए, एल्टीमीटर, फैटोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ट्यूब टेस्टर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2025 में। तो
123 का आपका सही उत्तर क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। सी आपका सही उत्तर है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, बताइए जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है? कॉपर का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 124 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है नाइक्रोम का। ठीक है, जो हीटर होते हैं उसमें जो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक आयरन, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन की बात यहाँ पर की गई है। इलेक्ट्रिक आयरन जो आप करते हैं प्रेस में, तो उसमें जो आपका जो कॉइल होता है वो किसका बना होता है? हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। विद्युतीय उपकरण मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में जो नाइक्रोम का वो बना होता है आपका अवयव नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जिसमें, ये ध्यान रखिएगा, 80% आपके निकिल होते हैं और 20% जो होता है वो क्रोमियम होता है। ठीक है, 80% निकिल होता है नाइक्रोम में और 20% क्रोमियम होता है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, बताइए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर? एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। 125 का ए आपका सही उत्तर है। जनरेटर चलाते हो ना, जब बिजली चली जाती है और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए क्या चलाते हो? घर में कहते हो जनरेटर चला दो। अब तो सबके यहाँ मतलब पहले तो जनरेटर ही सबसे पहले था, फिर इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रहा था, लोग कहते हैं जनरेटर चलाओ, करंट नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, तो जनरेटर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 126 क्वेश्चन को क्या दिया गया है यहाँ पे। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट AC generator has a electromagnet while a DC generator has a permanent magnet. ठीक है, DC generator will generate a higher voltage, AC generator will generate a higher voltage, AC generator has a slip ring while DC generator has a commutator. इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास इन सारे प्रश्नों को अगर आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एसेंशियल डिफरेंस की बात यहाँ पर की गई है आपकी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम AC जनरेटर की बात करते हैं तो AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है लेकिन DC जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। ठीक है, ये एसेंशियल डिफरेंस होता है। थोड़ा सा इसके लिए आप लोगों को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा है कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। चाहे हम मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि मिरर वाले में मैंने आपको बताया कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, तब तक आप उन प्रश्नों को नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको टेबल भी प्रोवाइड की है। थोड़ा सा हो सकता है हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, कि हिंदी वालों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें सहयोग करिएगा और उस चार्ट को लिख लीजिए, इंग्लिश में ही लिख लीजिए या फिर हिंदी में एक बार ट्रांसलेट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसमें है कि जब हम AC जनरेटर को पढ़ते हैं, DC जनरेटर को पढ़ते हैं, तो AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं और DC जनरेटर में हम देखते हैं कम्यूटेटर होते हैं, और यही एक आपका मेन एसेंशियल डिफरेंस होता है। चलो, अ मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट, मोटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 127 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। घर में जो मोटर है, जब बिजली आती है तो आप कहते हो मोटर चला दो। क्यों मोटर चलाना है? पानी को चढ़ाना है। कहाँ पर? टंकी पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। जब बिजली आती है तभी तो मोटर चलाते हो, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके ही तो पानी को टंकी तक पहुँचाते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 127 का डी आपका सही उत्तर हो गया। अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। 128 क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाइंडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, सेटअप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि थोड़ा सा इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए।
अब यहाँ देखते हैं, इफ इन अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी बाइंडिंग हैज़ अ मोर टर्न ऑफ वायर देन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, वहाँ पे वाइंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें ज़्यादा टर्न है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी बाइंडिंग, तो बोला गया है क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी इज हायर देन द प्राइमरी एंड एज अ रिजल्ट करंट इंक्रीजेज। The output voltage at a secondary is higher than the primary and as a result current decreases, ठीक है। The output voltage at a secondary is lower than the primary and as a result current decreases. The output voltage at the secondary is lower than the primary and as a result current increases. इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर बोला गया है प्राइमरी जो बाइंडिंग है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर के एज कंपेयर टू द सेकेंडरी बाइंडिंग। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होगा सेकेंडरी में वो लोअर होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड एज अ रिजल्ट करंट इंक्रीजेस। ये ध्यान दीजिए, इसके वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा आपका, ठीक है, समझ में आया। आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी में आपका लोअर होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी, जिसके वजह से यहाँ पर जो करंट है वो आपका बढ़ जा रहा है। तो डी आपका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड प्रश्न है 129 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट लाइट बल्ब, तो बताइए एलईडी बल्ब, ठीक है, या फिर इनकैंडेसेंट बल्ब, या फिर हैलोजन बल्ब, या फिर सीएफएल बल्ब। तो 129 का आपका सही उत्तर क्या है, आज के समय में हम लोग एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब का। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो एलईडी बल्ब्स का प्रयोग किया जाता है, कम बिल आएगा, एलईडी बल्ब का यूज़ करो, हेलोजन बल्ब का यूज़ मत करो, सुना होगा। तो वही चीज़ पूछा गया है। 129 का ए आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी हमने इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में बात किया था, जो घर में इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज़ करते हो उसमें जो बाइंडिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की गई है, आपको बताना है यहाँ पर जो फिलामेंट बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। 130 का डी आपका सही उत्तर है। 131 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैसेज का यूज किया जाता है, हीलियम नियॉन, नियॉन आर्गन, आर्गन हाइड्रोजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 131 का जो आपका सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आर्गन और नाइट्रोजन से भरा जाता है। अब मैग्नेटिज्म के से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड अ बार मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स ईस्ट पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड at its south pole, originate from the south pole and end its वेस्ट पोल। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे आपकी चलती है, ठीक है, ये इस तरीके से ओरिजिनेट होती है, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेट्स में आपने देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट ये सब बातें नहीं करते। मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को अगर आप एक साथ लेके आएंगे तो वो रिपेल करता है, एक दूसरे को ढकेलता है। नॉर्थ और साउथ पोल को एक साथ लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट चिपक जाता है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन है वो आपकी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट एंड एट साउथ पोल, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट आर पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। एफएम मतलब क्या है, तो यहाँ पर एफएम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आपका सही उत्तर 133 का क्या हो गया, 133 का जो आपका सही उत्तर है वो है ए। एफएम रेडियो मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ फोटोस्टैट मशीन वर्क ऑन अ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इमेज मेकिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फोटोस्टैट मशीन की बात यहाँ पर की गई है। तो 134 का आपका सही उत्तर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग से पे वर्क करती है फोटोस्टैट मशीन। ठीक है, फोटोस्टेट कराने जाते हो ना, फोटोस्टेट, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। कराते हो ना कि फोटोस्टेट करा लाओ जल्दी से, तो ये किस पर वर्क करती है? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर वर्क करती है, वही पूछा गया है। मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को किसने इन्वेंट किया है? ग्राहम बेल, फिर जॉन फिलिप रेइस, फिलो टेलर ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इलेक्ट्रिसिटी को किसने इन्वेंट किया है बताइए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डी आपका सही उत्तर है। 135 का डी। देखिए, जब हम टेलीफोन की बात करते हैं तो बेयर्ड का नाम आपको याद रखना है, जेएल बेयर्ड का, कई बार पूछा गया है। रंगीन फोटोग्राफी की बात करेंगे तो जेसी मैक्सवेल का नाम आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा किरणों की बात करेंगे तो रदरफोर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए। जब हम विद्युत की बात करेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 136 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवर इज यूज इन वर्किंग ऑफ नट क्रैकर? नट क्रैकर, ठीक है, को यूज करने के लिए कौन से क्लास का लेवर का प्रयोग किया जाता है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या नन ऑफ द एबव? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 136 का आपका सही उत्तर जो है वो है क्लास 2 लेवर। यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 1 लेवर, क्लास 2 लेवर और क्लास 3 लेवर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, जब ये क्या है? फलक्रम है। ठीक है, यहाँ पर लोड है, फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो। जैसे जो झूला झूलते हो, झूला होता है, बीच में सपोर्ट होता है, एक तरफ एक लोग बैठते हैं, एक तरफ एक लोग बैठते हैं। ठीक है, उसको सीसॉ कहते हैं, पता नहीं कौन सा झूला कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो झूले में यहाँ पे फलक्रम सपोर्ट लगा रहता है, एक लोग यहाँ बैठते हैं, दूसरे लोग यहाँ बैठते हैं, तब ये झूला ऊपर नीचे होता है। तो ये क्लास 1 लेवर में आपका आ गया। क्लास 2 लेवर में हम देखेंगे तो जो फलक्रम है, जो सपोर्ट है, वो एक एंड पे है और लोड और फोर्स आपका एक तरफ लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा, कूड़े वाले जो होते हैं, कूड़ा बिनते हैं, तो ट्रॉली इस तरीके से लेके चलते हैं। तो ट्रॉली में फलक्रम जो है, पहिया जो है, वो इधर की तरफ आपको देखने को मिलता है। लोड आप बीच में रखते हो, जो भी सामान होता है, कूड़ा होता है, उसको आप बीच में रखते हो और फोर्स कहाँ से लग रहा है? यहाँ से लग रहा है, जहाँ से आप उसको पकड़े हुए हो। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। तो फोर्स हो गया, पहिया फलक्रम हो गया, बीच में आपने लोड रखा और जहाँ से आप सपोर्ट दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, वो आपका फोर्स हो गया। तो ये लेवर 2 हो गया, जिसमें लोड बीच में है, फोर्स ऑफ फलक्रम की। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा क्लास 1 लेवर में, यहाँ पर क्या था? जो फलक्रम था वो बीच में था, एक तरफ लोड था और एक तरफ आपका फोर्स था। ठीक है, और क्लास 3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी फलक्रम एक एंड पे है, लेकिन लोड इधर है और फोर्स इधर है। समझ में आ रहा है? जहाँ पर फोर्स था वहाँ पर लोड हो गया, जहाँ पर लोड था अब वो वहाँ पर फोर्स हो गया, तो वो क्लास 3 लेवर हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे आपके बाइसेप्स की बात करें, ठीक है, बाइसेप्स बनाने की, तो यहाँ पर आपने एक लोड रखा, यहाँ पर लोड रखा, ये क्या है? फलक्रम है, जो कि ज्वाइंट किया हुआ है, और फोर्स आप कहाँ से लगा रहे हो? यहाँ से लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये हाथ का यहाँ पर जहाँ पे ज्वाइंट है, ये फलक्रम हो गया, लोड आपने यहाँ पर रखा है। ठीक है, अगर हम पैरों की बात करें, पैरों में देखो फलक्रम क्या है? ये जो हमारी पैर की उंगलियां हैं, ठीक है, ये फलक्रम हो गया, लोड इधर लग रहा है, बीच में लग रहा है, और फोर्स ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो यहाँ पर भी पोजीशन डिपेंड करती है। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पर फलक्रम बीच में है, लोड एक तरफ है, फोर्स एक तरफ है। जब क्लास 2 में हमने बात किया, क्लास 2 लेवर में, तो फलक्रम एक तरफ है और फलक्रम और फोर्स के बीच में, एफ के बीच में एल है। ठीक है, लोड है क्लास 2 में, और यहाँ पर फलक्रम और लोड के बीच में फोर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? यहाँ पर एफ एल एफ है। ठीक है, फलक्रम लोड फोर्स, यहाँ पर फलक्रम फोर्स लोड है। बस ऐसे याद रखना, तो दिमाग में बना रहेगा। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी में मैंने आपको बताया, जब हम नट क्रैकर की बात करते हैं, नट क्रैकर जो तोड़ने के लिए, नट को क्रैक करने के लिए, तो वहाँ पर फलक्रम एक तरफ रहता है। सुपारी काटने वाला देखा है कभी? सुपारी दादाजी बाबाजी लोग काटते थे, सुपारी काटते थे, तो यहाँ पर फलक्रम यहाँ रहता था, कुछ इस तरीके का होता था। मतलब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर सुपारी वो रखते थे, तो ये फलक्रम हो गया।
ना, यहाँ पर आपने सुपारी को रखा और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, दबा रहे हो, तो नट क्रैकर वही आपका हो गया क्लास 2 में, ठीक है, याद रखना FLF हो गया। 137 क्वेश्चन को देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो नोबेल पुरस्कार एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला हम देखते हैं 138 क्वेश्चन को। एलेक्स ने बोला इफ मून हैज ट्वाइस द मास it does, the force between the earth and the moon will become twice as large। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगर मून का जो मास है, ठीक है, अगर मून का मास हम मान के चल रहे हैं वो m है, ठीक है, m1 है, इसको अगर हम ट्वाइस कर दें, 2 टाइम कर दें, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो आपका डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, G इक्वल्स टू m1 m2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक मिनट, इसको पहले डिलीट मारिए। देखिए ढंग से इसको समझिएगा, यहाँ पर मैंने बोला, थोड़ा लिख के समझा दूँ इसको, मैथमेटिकल वो है मास ऑफ मून, मैंने मान लिया है, सपोज कर लिया है वो m1 है, ठीक है। तो एलेक्स के अकॉर्डिंग एलेक्स ने क्या कहा है, जो मास ऑफ मून है वो 2m1 हो गया है, ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी है। एक फॉर्मूला आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो मास ऑफ मून जो है वो डबल हो गया है, मतलब G कांस्टेंट है, ये जो 2 है ये मास है वो 2m1 हो गया है, m2 भी सेम है और r स्क्वायर भी सेम है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो ये F1 है वो आपका कितना हो गया, F1 इक्वल्स टू 2F के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F जो है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है वो क्या है, वो F ही तो है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, बस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू 2F। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मून की साइज को, मास को हम डबल कर दे तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा, ये एलेक्स ने बोला है, जो कि बिल्कुल सही है, 2 गुना हो जाएगा। अब ट्रेसी ने क्या बोला है, ट्रेसी ने बोला है अगर इफ द मून वेयर हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पर जो r है, जो डिस्टेंस है बिटवीन m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात उसने की है, ठीक है, जो r है उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो इफ द मून वेयर हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, उसको वो हाफ कर दे रहा है, मतलब r को r/2 कर दे रहा है। अब यहाँ पर आप r को r/2 पुट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, देखिए G m1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 4G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, ठीक है, मतलब जो फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम की बात इसने की है, इसने भी बिल्कुल सही कहा है। ये समझ में आया क्लास, थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, लेकिन आप याद रखिएगा जो फोर्स की, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार मैंने मास को, मून के मास को डबल कर दिया है तो हमने देखा जो फोर्स है वो भी डबल हो जा रहा है। दूसरी बात, जो r की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने हाफ कर दिया है। अब जब हाफ को आप स्क्वायर करेंगे तो जो नीचे वाला 2 है डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाके 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यही चीज़ पूछी गई है, समझ में आया? तो दोनों ने बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है, दोनों ने बिल्कुल सही बात कही है। एक बार अगर मन करे तो वीडियो को पॉज करके इन सब प्रश्नों को देख लीजिए। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगी, जो साइंस के क्वेश्चन हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की, वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, मैं इनको अच्छे प्रश्नों में गिनूंगी, बल्कि PCS से भी ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रश्न अच्छे हैं, समझने में हो सकता है जो मैथ्स से बिलोंग नहीं करते हों, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी है, जो आर्ट साइड के हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, F = G m1m2/r²। यहाँ पर जब हमने m1 को डबल किया तो हमने क्या देखा, जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा, और यहाँ पर जब हमने r को r/2 किया तो हमने देखा फोर्स जो है वो 4 टाइम हो जा रहा है। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो थैंक यू सो मच क्लास। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था, लेकिन कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप में से कोई स्टूडेंट को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप साफ साफ मैसेज में लिखिए कि मैम इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको नेक्स्ट क्लास में कन्वे कर दीजिए या पढ़ा दीजिए, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। एक क्वेश्चन जो था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि बताइए आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा, कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फास्टेस्ट इन एयर, वैक्यूम और गैस दिया गया था, जिसमें वैक्यूम ऑप्शन में नहीं था। मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर उसके बाद एयर होगा, फिर गैस होगा। बुक में उस प्रश्न का आंसर गलत दिया है तो उसको आप लोग ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास। चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और PYQs के साथ। अभी तक इस पूरे सीरीज में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस, आधुनिक भारत के प्रश्न, उसके बाद एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी, और अब हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट आपकी सेपरेट बना दी गई है, वहाँ पर जाकर आप स्पीड को बढ़ाकर सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। जाते जाते एक ही बात जो हर क्लास में मैं आपसे कहती हूँ कि खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है, अपना मेहनत करिए, कर्म करिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। थैंक यू।